जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का आपका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ईवीएस सब्जेक्ट है दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो ईवीएस का जो है दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2012 का पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यही चीज़ें जो है दोस्तों, यही प्रश्न जो है आपको सीधा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2012 का पेपर है और ईवीएस का पेपर है दोस्तों। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने चुना है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आइए इसे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे हम लोग इसे देखते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में बोल रहे हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन का जो किताब है दोस्तों, उसमें अभ्यास और गतिविधियों को डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि आप जो किताब है उसमें जो है दोस्तों अभ्यास जो होता है ना, अभ्यास करने के लिए जो हम जैसे हम जो पढ़ लिए, जो हमने पढ़ लिया चैप्टर में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें देना पड़ता है। ठीक है, या जो कुछ गतिविधि होता है जो हमें करना होता है। ठीक है, लास्ट में सब जैसे टॉपिक पढ़ लिए उसके लास्ट में। तो इस कंडीशन में इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ये चीज़ें जो है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के किताब में जो गतिविधि या अभ्यास है वो लास्ट में देना चाहिए, लास्ट में देना चाहिए, या पाठ के अंत में, या इकाई के अंत में, या पाठ के अंत में, या फिर आप यहाँ पे इसको छोटा करके देख लीजिए, प्रकरणों में अंतर्निहित होना चाहिए, या फिर दोस्तों पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पे होना चाहिए। तो इसमें से देखिए क्या होगा, आप सही आंसर इसका बताइए। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि प्रकरणों में अंतर्निहित होना चाहिए। प्रकरणों में क्या होना चाहिए? अंतर्निहित। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ते जाते हैं ना, उसी के ठीक नीचे जो है कुछ प्रश्न, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए साथ में। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक हम ख़त्म करते जाए वो उसी के नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, गतिविधि आप बोल सकते हैं, अभ्यास होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को डॉट करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि आपको प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, या माता पिता का जो विचार है उसको स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, या है पुस्तकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, या बच्चों की धारणा को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। तो इसका जो है राइट आंसर आपको दोस्तों देना है। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या आप चूज कीजिएगा, जबकि क्वेश्चन है कि आप पर्यावरण के क्या है, शिक्षक है। तो प्रयोग पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, या माता पिता के विचारों को स्वीकार कीजिएगा, या पुस्तकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, या बच्चों की धारणा को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि आप अगर पर्यावरण के टीचर हैं ना, तो तरह तरह के प्रयोग जो है आपको करके दिखाना होगा बच्चे को। ऐसे में बच्चे ज़्यादा और जल्दी आसानी से सीखता है और उसे याद भी ज़्यादा देर तक रखता है दोस्तों। ठीक है, ये एक बात हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है, यानी कि ये सारे जो ऑप्शंस है ये सारे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है, लेकिन इसमें से एक नहीं है, वो आपको चुनना है। ठीक है, तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना ये सही होता है, या समस्या समाधान सही होता है, या सहयोगात्मक अधिगम, या निर्देशित खोज। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि के अलावा, यानी कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, बच्चे को जो आप डायरेक्ट निर्देश दे के जो है कोई भी चीज़ अगर सिखाते हैं, क्या है बच्चे ऐसे करो ऐसे लिखो, सिर्फ निर्देश देना ये गलत बात होता है। ऐसे में बच्चे आसानी से नहीं सीखता है। ठीक है, और ये सहयोगात्मक अध्ययन अच्छी बात है, सहयोगात्मक अध्ययन अच्छी बात है, समस्या समाधान भी अच्छी बात है,
आख्यान द्वारा स्पष्ट करना, यानी बोल के किसी भी चीज़ को आप तरह तरह के चीज़ों को कहानी सुना के या व्याख्यान द्वारा, भाषण द्वारा आप चीज़ों को अगर क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को या क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, तो ये भी एक अच्छा विधि माना जाता है। तो निर्देशन विधि जो है, डायरेक्शन मेथड, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ठीक है, तो जब बच्चा दोस्तों प्राथमिक स्तर पे है ना, 1 या 2 क्लास में है या 3 क्लास में है, तो इस कंडीशन में बच्चे का जो है आवधिक परीक्षा लेना भी सही नहीं रहेगा, ज़्यादा गृह कार्य होमवर्क भी देना सही नहीं रहेगा, योगात्मक कार्य भी देना सही नहीं रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स का बहुत सारा आप काम दे दिए बच्चे को, छोटा सा बच्चा है तो उसे ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। तो क्या करना है, बच्चे का आपको आकलन करना है। ठीक है, तो आकलन अगर करना है, बच्चे को असेसमेंट करना है, तो यहाँ पोर्टफोलियो जो है सबसे बेहतर होगा बच्चों के लिए। इसमें सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पोर्टफोलियो में बच्चे का सारी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि वो कैसे सीख रहा है, कितना सीखा है, वो कौन सा क्या खाना पसंद है, किस तरह का खेल बच्चा पसंद करता है, ये सारी चीज़ जो है पोर्टफोलियो में होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः डॉट की समस्या के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया देखिए यहाँ पे किस चीज़ से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है दोस्तों संबंधित है आपका पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, एक होता है डिसग्राफिया, ठीक है, एक होता है डिसग्राफिया। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब लिखना, ग्राफ हम प्लॉट छापते हैं, ऐसे ग्राफ छापते हैं, तो छापना मतलब ग्राफ का मतलब लिखना, लिखने से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिखने से संबंधित है। ठीक है, एक होता है डिस्फेजिया, जो मेंटल प्रॉब्लम होता है, बोलने में जिसको दिक्कत होता है उसे डिस्फेजिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है बोलने से संबंधित विकार है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, बोलना मतलब डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, एक होता है लिखना पढ़ना, तो वो होता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन या गणितीय गणना के लिए डिसकैलकुलिया संबंधित होता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा जो है गणित का गणना नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से याद रखना है, डिसकैलकुलिया, कुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ठीक है, तो पर्यावरण की कक्षा है दोस्तों, उसमें बोल रहा है कि कविता और कहानी हम क्यों सुनाते हैं बच्चों को, इससे क्या होता है। ठीक है, तो इससे जो है दोस्तों शिक्षा के ऑप्शन है, देखिए कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखा जाता है, या फिर सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का संक्रमित किया जाता है, या फिर देखिए यहाँ पे पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने के लिए किया जाता है, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता बढ़ाने के लिए करते हैं, बढ़ावा देने में हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं, तो दोस्तों इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा पाठ को जो है आनंदमय और रोचक बनाने के लिए हम जो है कहानी और दोस्तों जो कविताएं सब होता है इसे शामिल करते हैं हम अपने ईवीएस की सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक शिक्षक दोस्तों कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो करता है क्योंकि ऑप्शन में है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए या शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। दृश्य श्रव्य क्या होता है या श्रव्य दृश्य क्या होता है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। ठीक है, क्या होता है, देखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं और साथ में सुनते भी हैं, सुनते भी, जैसे टीवी देखते हैं तो हम पिक्चर भी देखते हैं, एक फ़ोटो भी दिखाई देता है हमको, कुछ सामने कुछ विजुअल भी होता है और साथ में साउंड भी आता है वहाँ से, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, सीखने में ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाएगा कि अधिकतम इंद्रियों का हम लोग उपयोग करते हैं। इंद्रियां मतलब जैसे आँख, कान, नाक, ये सब क्या हमारी इंद्रियां हैं, तो अधिक से अधिक इंद्रियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि जो सीमा है ना वो रट लेता है, किसी भी चीज़ को तुरंत रट के सुना देता है, और लीना जो है ना किसी भी चीज़ को रटता नहीं, वो दिमाग लगाता है, थोड़ा सा सोचता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है और फिर जो है वो चीज़ों को समझती है और सीखती है, ठीक है। तो यह जो है डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, यानी ये किस चीज़ के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आप लोग कीजिएगा, बताइएगा थोड़ा कमेंट्स करके, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या है, अंतः संबंधन, व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर या निरंतरता। तो यहाँ पे जो है इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति का सीखने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि डॉट के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है, यानी कि कह रहा है कि बच्चे के विकास में ऐसा कौन सा चीज़ है जो शामिल नहीं है, ये आपसे एक्चुअली में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि शारीरिक गठन भी है, संस्कृति भी दिया हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता भी दिया हुआ और पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो इसमें से क्या चीज़ है जो विकास में सहायक नहीं होता है दोस्तों। तो विकास में देखिए, विकास में जो सहायक वाली चीज़ें हैं वो आपकी संस्कृति भी है, संस्कृति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में, जैसा कि लेव वाइगोस्की जी ने कहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षा की गुणवत्ता भी निर्भर करता है कि आप किस तरह के स्कूल में, किस तरह के कॉलेज में, या किस तरह का टीचर है आपके साथ, या किस तरह का आपका मित्र लोग है, ये भी निर्भर करता है। तो गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद है पौष्टिकता की गुणवत्ता, यानी कि आपका जो खान पान है वो कितना अच्छा है, पौष्टिक चीज़ खाते हैं कि नहीं, ये भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तीनों चीज़ जो है दोस्तों ज़रूरी है। तो ज़रूरी कौन सा नहीं है, शरीर की गठन, यानी शरीर की जो गठन है, ये जो है जो आपका फिजिक है, फिजिक्स नहीं फिजिक, जो फिजिक है आपका दोस्तों, यानी कि शरीर का जो बनावट है आपका, ये निर्भर नहीं करता है आपके जो है डेवलपमेंट पे, ठीक है। जो जिसका जैसा हर एक आदमी का अपना अपना शरीर होता है, एज पर उसका जो माता पिता का शरीर होता है या डीएनए होता है माता पिता का, उससे जो है हमारे शरीर का बनावट संरचना होता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर का गठन निर्भर नहीं करता है बच्चे के विकास पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पीछे में निहित उद्देश्य है डॉट को बढ़ावा देना। यानी कि क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ये कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है किसी भी चीज़ को सीरियसली, तो जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है, यानी कि बच्चे को कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है टीचर, तो बोल रहा है कि इसके पीछे निहित उद्देश्य है डॉट को बढ़ावा देना। यानी कि ऑप्शंस देख लीजिए, कह रहा है कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्ता या पुनर्बलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ठीक है।
ज्ञान का सहसंबंध का मतलब हो गया कि पीछे वाले चीज़ों से आप जो है आगे वाले चीज़ों को, सीखने वाले चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी जो चीज़ हम सीख रहे हैं ना, उसको हम पीछे सीखे हुए चीज़ों से कनेक्ट करते हुए सीख रहे हैं। और ज्ञान का क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, यानी कि रोहन के विद्यालय में क्या होगा, एक विज्ञान की जो है प्रदर्शनी या आप साइंस फेयर या साइंस मेला बोल सकते हैं, लगा था। तो मेला लगने का क्या उद्देश्य है या क्या क्यों लगाया गया? ठीक है, इससे क्या लाभ होने वाला है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कि विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर विद्यार्थियों के सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालयों का नाम प्रसिद्ध करना, यानी विद्यालय अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा करता है, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। इसमें से देखिए क्या है आपके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विद्यार्थियों को हम जो है सृजनात्मक बनाते हैं, यानी क्रिएटिव थिंकर बनाते हैं। विद्यार्थियों में हम क्रिएटिविटी लाते हैं। क्या लाते हैं? क्रिएटिविटी लाते हैं। क्रिएटिविटी लाते हैं, यानी कि सृजनात्मकता लाते। इससे ना बच्चे ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा सोचता है, कुछ बढ़िया जो है करने का एक आप बोल सकते हैं कि जज्बा विद्यार्थियों के अंदर आता है और कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है और सीखता है अच्छा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं, या तो वो सही से देख नहीं पा रहा है या सही से सुन नहीं पा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष आवश्यकता। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो चल नहीं पा रहा है सही से, या फिर बोल नहीं पा रहा है, या फिर सुन नहीं पा रहा है, या फिर देख नहीं पा रहा है। इसमें से कोई बीमारी है आप बोल सकते हैं, या विकलांग है आप सीधे रूप में बोल सकते हैं। बोल रहा है कि कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित है। ठीक है, सही बात है। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन कर रहा है? ठीक है, यानी कि सीधा बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं ना, दृष्टि बाधित ने एक्चुअली में जो विकलांग बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चे के साथ ना स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ रहा है, बैठ कर जो है पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये फिर किस प्रकार स्कूल जो है इसका किस प्रकार का जो है नियम का अनुपालन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा जो होता है, समावेशी शिक्षा, इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की सुविधा है, या बोला जाता है कि समावेशी शिक्षा होना चाहिए हमारे देश में, जिससे कि सारे बच्चे जो है, हर एक तरह के बच्चे जो हैं, यानी विकलांग बच्चे भी नॉर्मल अच्छे बच्चे के साथ बैठ के एक साथ पढ़ सके, सीख सके, खेल सके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समावेशी शिक्षा राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जूम कर लिए। अब देखिए इसको, यहाँ पे कह रहा है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है, तो शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए, यानी कि घर्षण के बारे में पढ़ा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, आइए अब ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है कि
घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कागज़ को तेल में डुबा देते हैं या कभी कभी तेल पड़ जाता है कागज़ पे, देखते पेन उस पर चलता ही नहीं। तो पेन क्यों नहीं चलता है? तो क्योंकि कागज़ का घर्षण कम हो गया तेल पड़ने से, घर्षण नहीं रहा कागज़ में। तो ये बात तो सही है कि घर्षण होना चाहिए कागज़ में, तभी जो है पेन उस पर चल पाएगा। तो ये बात सही है। फिर कह रहा है कि हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच घर्षण होने के कारण चल पाते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है। नेक्स्ट में है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौट पाती है। तो ये गलत है। ये कैसे गलत है? देखिए, सबसे पहले चौथा नंबर पर पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो ये बात सही है कि सपोज ये कोई साइकिल है और इस पे ब्रेक हम लगाते हैं, तो ब्रेक क्या होता है? दोनों साइड से ब्रेक लगा रहता है। ब्रेक क्या करता है? दोनों साइड को दबाता है। दबाने से क्या होता है? घर्षण के कारण ही तो रुकता है। दबा देते हैं, इससे क्या होता है? घर्षण के कारण ही ब्रेक क्या करता है? इसको रोकता है, व्हील को। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या है? गलत ये है सी नंबर। कैसे गलत है? कि जो कोई भी वस्तु को ऊपर जब हम फेंकते हैं दोस्तों, तो वो नीचे जो है घर्षण के कारण नहीं आता है, वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हर एक चीज़ को जो है नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, नीचे की ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कोई भी चीज़ नीचे गिरता है। तो सी आंसर जो है आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा कर लेते थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं कि कांसा जो है दोस्तों, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो कांसा जो है दोस्तों, सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कांसा एक तत्व है, या बी में है कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है, या फिर बोल रहा है कि कांसा जो है वो तांबा तथा सिल्वर का मिश्र धातु है, या फिर कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। ठीक है, तो इनमें से देखिए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आपको आंसर जो है दोस्तों, ये आप लोगों को आंसर जो है होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। होमवर्क, इसका आप आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं। अल बरूनी किस देश से एक्चुअली आया हुआ था? तो अल बरूनी जो है दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था इंडिया में घूमने, और इन्होंने देखा कि इंडिया में जो है पानी उनी का बढ़िया व्यवस्था है, नल है, कुआं है, टांका है बना हुआ, और पानी का संरक्षण जो है लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए, यहाँ पे बोल रहा है। तो सांपों के बारे में जो है सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारे देश में केवल 2 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, या फिर बी में देखिए नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है कि जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर जो है इस खोखले दांत से शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि डी में कि सांप के काटे की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। बी, सी, डी कहीं दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सांप का जो दवा होता है ना, वो सांप के ही जहर से बनाया जाता है। और जो सांप का दांत होता है दोस्तों, वो खोखला होता है। ठीक है, बीच से क्या होता है? खोखला होता है। इस तरीके से खोखला होता है यहाँ से। ठीक है, और ये क्या करता है सांप? यहाँ से जहर जो है इंजेक्ट कर देता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, इस तरीके से खोखला होता है सांप का दांत ऐसे। ठीक है, जब वो काटता है तो जहर इसके अंदर से मनुष्य के शरीर में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना। गलत क्या था? गलत ये था दोस्तों कि हमारे देश में ना जहरीले सांपों की जो प्रजाति है ना, वो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे जहरीले सांप में। जैसे एक किंग कोबरा तो हो ही गया, उसके बाद एक
क्रैत होता है, रशियन वाइपर होता है, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है जहरीले सांप है। आगे देखिए नेक्स्ट में, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे VVI लगा दीजिएगा। कारण निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। पेट्रोलियम जो है दोस्तों, जैसे हम ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम को खनन करके या समुद्र के तल से निकालते हैं। ठीक है, तो इस पेट्रोलियम को जब हम निकालते हैं तो फिर इसको जो है निकाल के और फैक्ट्री के अंदर भेज देते हैं रिफाइन होने के लिए। फिर इस पेट्रोलियम से जो है तरह तरह के चीज़ हम बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, क्या क्या बनाते हैं, जैसे क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। पेट्रोलियम से हम लोग दोस्तों सबसे पहले पेट्रोल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद डीजल बनाते हैं। ठीक है, और भी है केरोसिन ऑयल है। उसके बाद देखिए चारकोल भी तैयार होता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स भी तैयार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम के बारे में अभी आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम के बारे में अभी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या होगा, पेट्रोलियम का क्या है सही आंसर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों बदबूदार होता है, साथ में गाढ़ा भी होता है और हरे नहीं गहरे रंग का तेल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है A नंबर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? A। क्यों होगा कि पेट्रोलियम जो है ना, आप सीधा सीधा समझिए कि कचड़ा जैसा होता है। क्या होता है? इट्स लाइक कचड़ा। पेट्रोलियम इज लाइक कचड़ा। समुद्र के तल से आप किसी चीज़ को निकाल रहे हो तो कैसा रहेगा? कचड़ा ही रहेगा, पूरा एकदम नाले के गंदे पानी की तरह होता है। आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा नाला का पानी है वो, इतना कचड़ा होता है। ठीक है, और उसका में बदबू भी होता है, बदबू होता है। उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, ये मोटा होता है, ऐसे पानी होता है ना नाले का, वैसे गाढ़ा पानी। और काला भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, काला या आप गहरा रंग भी इसे बोल सकते हो, आप इसे गहरा रंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और काले रंग का, गहरे रंग का होता है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक्चुअली फॉसिल फ्यूल है। एक क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर से, धरती से प्राप्त किया जाता है, फिर इससे हम लोग पेट्रोल रिफाइन करके निकालते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ठीक है, तो मच्छर से होने वाले रोग के बारे में आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो इसमें से हैजा जो है ना मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना, ये गंदे पानी या गंदे चीज़ों के खाने पीने से होता है। ठीक है, तो ये मच्छरों से होता नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। उसका देखिए मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो मलेरिया और चिकनगुनिया तो होता है, लेकिन मियादी बुखार जो है मच्छरों से नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, तो ये तीनों जो है मच्छरों से होने वाली बीमारियां है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे नीचे एक और है मलेरिया, हैजा, तो हैजा तो नहीं होगा, तो ये C नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा C नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं? तो मधुबनी पेंटिंग दोस्तों नेचुरल रंग से बनाया जाता है, प्राकृतिक कलर से बनाया जाता है। क्या मतलब है? कोई भी रंग यूज नहीं करता है, पेंट उंट कोई भी यूज नहीं करता है। ये लोग क्या करता है कि ये लोग क्या कि यहाँ पे देखिएगा, ये लोग क्या करता है कि जो पीसे हुए चावल होते हैं ना, इनके घोल से जो है यहाँ पे पेंटिंग उंटिंग का काम ये लोग करता है। जैसे ये हो जाएगा पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, पीसे हुए चावल के रंगीन, यानी कि पीसे हुए चावल में अलग अलग जो है कलर, पत्ते का, फूल का कलर, ये सब मिला के अलग अलग तरह का कलर तैयार करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से क्या होता है? तो सीधी सी बात है तो कि जो ज़मीन है ना उपजाऊ नहीं रह जाती है, ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। एक ही प्रकार की फसल करने से दोस्तों ज़मीन
खराब हो जाता है। ये आपको चीज़ याद रखना है। इसीलिए ज़मीन में जो है तरह तरह के फसल करना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। कहाँ चला गया भाई? निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए, ये पूछ रहा है। तो क्या है लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए लेह और लद्दाख में जो है पेड़ और तने से बनी लकड़ी का ढालूनुमा छतें ना लेह लद्दाख में नहीं होता। ढालूनुमा छतें वहाँ होती है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी और ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। लेह लद्दाख तो शुष्क रेगिस्तान, वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होता है, ठंडी पड़ता है लेकिन बारिश नहीं होता है और ना ही बर्फ़ गिरता है। तो फिर इसका ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे निचली बी नंबर में कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो ये बात सही है। उसके बाद पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी दीवारें होती है, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। तो बी सी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी और डी सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी और डी सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किस चीज़ से? तो ये जो है दोस्तों पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करता है, ठीक है। ये राजस्थान का एक समूह है, राजस्थान का है, ठीक है ये। और इस जो तरुण भारत संघ के जो नेता है ना दोस्तों, उसका नाम है राजेंद्र सिंह जी, ठीक है। राजेंद्र सिंह जी, ठीक है। इसको जल पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को जल पुरुष भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। और तरुण भारत संघ के जो लीडर है, मेन लीडर कौन है? तो ये भी राजेंद्र सिंह जी ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक पश्मीना शाल लगभग जो है डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये लगभग जो है दोस्तों 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, इतना गर्म होता है पश्मीना शाल, ठीक है। और इसे बुनने में जो है लगभग 250 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 और 250 जहाँ है उसमें आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है ये पश्मीना शाल, ठंडियों में लोग यूज करता है, ठीक है। और ये जो है बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 250 घंटे इसमें लगते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, ठीक है। अन्यों से भिन्न कौन सा है? तो अन्यों से भिन्न जो है कोयला है। कैसे? क्योंकि ये पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम और ग्रीस, ये सारा जो है पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। क्या है? पेट्रोलियम का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब पेट्रोलियम से बनाया जाता है, ठीक है। ये तीनों पेट्रोलियम से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और कोयला जो है मिट्टी के नीचे से प्राप्त किया जाता है, खनन करके जो है प्राप्त किया जाता है। इसे पेट्रोलियम से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोलियम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसीलिए ये अलग हो गया। जबकि इनर्जी सारे का जो है काम है इनर्जी, और कुछ न कुछ काम, जैसे पेट्रोल से ही हम गाड़ी चलाते हैं, कोयले से हम बिजली बनाते हैं। ग्रीस जो है जनरली मशीन में वायरिंग वूरिंग में यूज होता है। और पैराफिन, मोम का आप जानते ही है, कैंडल उंडल और बहुत सारे काम, मूर्ति उर्ति बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान जो है दोस्तों अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मधुमक्खी जो है दोस्तों ये अक्टूबर महीने से लेके और दिसंबर महीने तक सबसे अच्छा समय होता है बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखना। इसके बाद बोल रहे देखिए नेपथिन्स एक ऐसा पौधा है दोस्तों
जो मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे जैसे छोटे जीवों को क्या करता है, अपने अंदर फंसा के खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, एक इस टाइप का पौधा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ड्रॉ करके। इस टाइप का एक पौधा होता है। ठीक है, इस टाइप का पौधा होता है और इसमें ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसके अंदर ना एक सुगंध होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा खुशबू निकलता है। या ऐसे आप समझिए, ऐसे पत्ता होता है। ठीक है, ये पेड़ हो गया, ऐसे पत्ता होता है, ऐसे ऐसे पत्ता होता है। इससे क्या होता है ना, बहुत सारा सुगंध निकलता है। ठीक है, सुगंध निकलता है तो कीड़े मकोड़े क्या होता है ना कि इसकी ओर लुभा के आ जाते हैं, इसकी ओर लुभा के आ जाते हैं। जब बहुत सारे कीड़े इसके अंदर आ जाते हैं ना, फिर ये क्या करते हैं, इसका मुंह जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कीड़ा जो है अंदर ही फंस के सारा मर जाता है। ठीक है, तो नेपथीनिस पौधा है, मेघालय में पाया जाता है। तो ये रहा आपका जो है दोस्तों ईवीएस का पेपर का विश्लेषण, जो 2012 का पेपर का हम लोग डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और कुछ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।